नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और नवरात्रि के दूसरे दिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की मेवाड़ में हुई मुलाकात और बीजेपी कार्यकर्ताओं से संभाग स्तरीय बैठक बहुत कुछ बताती है। बैठक बताती है कि किस तरह से मेवाड़ में जिन लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है, यदि वे बागी हुए तो उनके लिए ठीक नहीं होगा। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। आज यानी सोमवार को उदयपुर की एक होटल में संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ। तमाम जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों समेत प्रवासी प्रभारी, संघ से जुड़े महत्वपूर्ण पदाधिकारी, उन सबको बुलाया गया और कहीं न कहीं संगठन का रिपोर्ट कार्ड वहां पर पेश करने को कहा गया। इस बैठक में राजस्थान बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रभारी अरुण सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ ही कई बड़े पदाधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में जेपी नड्डा ने किसी को बोलने का मौका नहीं दिया। वे सिर्फ बोले। उनसे पहले स्वागत के लिए महज 1.5 मिनट के लिए सीपी जोशी मंच पर आए और उन्होंने अपना स्वागत उद्घोषण शुरू किया और ख़त्म कर दिया। इसके बाद सीधे करीब 3 घंटे की ये बैठक चली, जिसमें लगभग 2 घंटे तक अलग अलग फीडबैक वाइज किस तरह से संगठन के कार्यकर्ताओं को काम कराया जाए, आगामी दिनों में चुनाव को लेकर पार्टी क्या करे, पार्टी की रीति नीति क्या है और कैसे वोट बैंक को साधा जाए, मेवाड़ की 28 सीटों पर किस तरह से पार्टी काम कर सकती है, इसको लेकर तमाम तरह के जो सर्वे थे अलग अलग जिला अध्यक्षों ने अपने स्तर पर बताए, सुझाव दिए, जो कहीं न कहीं वहाँ पर प्रेजेंट किए गए। खास बात थी कि यहाँ पर मंच पर 4 कुर्सियों की व्यवस्थाएं की गई थी, जहाँ सबसे बीच में सेंटर पॉइंट पर बैठे थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। उनके बगल में कुर्सी लगाई गई थी अरुण सिंह के लिए और इस साइड की कुर्सी लगाई थी, यानी लेफ्ट साइड की कुर्सी लगाई गई थी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के लिए। लेकिन चौथे नंबर की कुर्सी को देखकर जब वसुंधरा राजे थोड़ी असहज हुई तो वसुंधरा राजे को अरुण सिंह ने टोका और उन्हें अपनी जगह बुला लिया और वो तीसरी जगह चले गए। तो कुछ इस तरह से कुर्सी पर बिठाने की कहानी आज यहाँ पर देखने को मिली। एयरपोर्ट की अगर हम बात करते तो एयरपोर्ट पर भी मावली से जुड़े एक दावेदार झंडे लेकर पहुँचे थे, तो अरुण सिंह वहाँ पर भड़क उठे और कहा कि इस तरह की प्रदर्शनी और झंडे को दिखाना ठीक नहीं है और एक दावेदार को डांट मिली। बड़े व्यवसायी हैं और मुझे लगता है ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को मावली में सब जानते हैं, जो हाल ही में बीजेपी में शामिल हुआ है। नाम लेने की ज़रूरत शायद मैं नहीं समझता। इसके अलावा इस मीटिंग में मुख्य तौर पर ये कहा गया कि आप यानी प्रत्येक बीजेपी का कार्यकर्ता 30-30 आदिवासी और दलित कार्यकर्ताओं को किसी न किसी रूप में अप्रोच करे, बात करे और कहीं न कहीं उसे प्रभावित करके पार्टी के साथ जोड़ कर रखे। ये मैसेज देने की कोशिश की गई। असल में उदयपुर की 5 सीटें जो हैं वो टीएसपी यानी एसटी वर्ग के लिए आरक्षित है और उन सीटों पर बहुतायत में आदिवासी वोट बैंक है, एसटी का वोट बैंक है, तो उन्हें कैसे रखा जाए, इसको लेकर प्रत्येक कार्यकर्ता कैसे काम कर सकता है, इसको लेकर ये लक्ष्य रखा गया था। और 30-30 कार्यकर्ताओं का लक्ष्य फिलहाल राजस्थान की आदिवासी सीटों पर रखने का दे दिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी काम करना है 19 तारीख से पहले कर लिया जाए। मोटे मोटे शब्दों में हम समझें तो 19 तारीख से पहले काम को निपटाने की सलाह और नसीहत इसलिए भी दी गई है क्योंकि 19 तारीख के बाद ये लगभग तय है, लगभग माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी और तीसरी सूची आ जाएगी। हालांकि नवरात्रि के दौरान तमाम सियासी पंडित अलग अलग बातें कह रहे हैं, सूची को लेकर कयास लग रहे हैं। तो वहीं स्थानीय दावेदारों की बात करें तो स्थानीय दावेदारों में एकला चालों की नीति पर ताराचंद जैन अपनी अलग ही मस्ती में नजर आए। तारा सिंह भी अपने समर्थकों के साथ उसी अंदाज में थोड़ा चिंतित दिख रहे थे। ताराचंद जैन एकला चालों की नीति में चले जा रहे थे। इसके पीछे लोग कह रहे थे ताराचंद जी का टिकट भले ही हवा में चल रहा हो या कागजों में चल रहा हो, मगर ये चालक भी अकेले रहे हैं। अगर टिकट मिला तो कैसे कार्यकर्ताओं को साथ लिया जाएगा। इसी बीच मंद मंद मुस्कुराते रविंद्र शिमाली भी किसी न किसी रूप में एक शादी में दूल्हे के पिता की भूमिका में नजर आ रहे थे। चिंता भी उनके चेहरे पर इस पूरे इवेंट को लेकर नजर आ रही थी। हालांकि वो अपने टिकट के आश्वासन को लेकर विशेष रूप से मुस्कुराहट भरे शब्दों में कहीं कहीं नजर आ रहे थे। तमाम लोगों से मिल रहे थे, अभिवादन कर रहे थे। इसके अलावा जो अन्य दावेदार हैं वो यहाँ से थोड़े नज़ारे दिखे। रंजीत डांगी यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं दिखी। राजसमंद की जब बारी आई तो अलका मुंडा पहुंची, मगर चेहरे पर नर्वसनेस साफ साफ दिख रही थी कि दावेदारी में उनका नाम नहीं है और
जो हिंट लोगों को मिले हैं उसके आधार पर वो समझ गई हैं कि शायद उनका नंबर इस बार नहीं आ रहा है। इसके अलावा सबसे अहम दावेदारों में जिनकी पैरवी प्रदेशाध्यक्ष से लेकर कई बड़े नेता कर रहे हैं, प्रमोद सावंत, वो भी यहाँ पर थोड़े चिंतित नजर आए। हालांकि वो संगठन को बैलेंस करते हुए नजर आए, वो लगातार संगठन के पदाधिकारी को निर्देश दे रहे थे और किसी न किसी रूप में पूरे इवेंट में जेपी नड्डा के सामने सर्वे सर्वा और करता धरता बनने की कोशिश भी करते दिखे। हालांकि यहाँ पर गुटबाजी जो है वो कोई आम खास नहीं है, आम से लेकर खास तक हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी की गुटबाजी क्या है और उसे निपटना बेहद चुनौतीपूर्ण काम रहेगा। बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस की भी नज़र थी। तमाम कांग्रेसी देख रहे थे कि नड्डा क्या कुछ जीत का मंत्र देकर जाते हैं, क्या नया लक्ष्य देकर जाते हैं और जो अलग चल रहे हैं उन्हें क्या मैसेज मिला या क्या मैसेज मिलता है। तो कुल मिलाकर आज की इस बैठक में साफ साफ ये देखा जा सकता है कि जो भी बागी होगा उस पर जिस तरह से अमित शाह और मोदी ने सर्वे कराए हैं, सर्वे के आधार पर रैंकिंग मिली है, लोकप्रियता को मापा गया है, उसी तरह से पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोगों पर भी कहीं न कहीं पार्टी की जो एजेंसी काम कर रही है उसकी नज़र रहेगी। यानी भविष्य में उसके राजनीतिक करियर पर भी थोड़ा संकट हो सकता है। तो तमाम सर्वे के बीच, तमाम बातों के बीच कहीं न कहीं शहर में जो दोनों नाम चल रहे हैं बीजेपी के, रविंद्र शिमाली और ताराचंद जैन, एक बार फिर चर्चा में हैं। लेकिन ताराचंद जैन एकला चालों की नीति पर यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसी बीच बात याद आ गई, बड़े दिनों बाद सक्रिय दिखे प्रदीप शिमाली, आ गए, बात कर रहे थे लोगों में और कह रहे थे युवा को मौका मिलना चाहिए था और युवा मिल जाए तो ठीक है। तो मौका मिलने की बात करते हुए बार बार प्रदीप शिमाली भी अपने आप को इस रेस में जानबूझकर आगे दिखाने में कहीं पीछे नहीं थे। कुछ इसी तरह की सियासी अपडेट लगातार हम देते रहेंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़कर हमें फॉलो कर इसी तरह की अपडेट लगातार पा सकते हैं।